मधलं आत्तापर्यंत घेतलं होतं की टर्मिनॉलॉजीज डिफरन्स वर्ड इन स्टॉक मार्केट. आता आपण नेक्स्ट कन्सेप्टकडे वळतो येतं, त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत. जसं आपण आत्तापर्यंत मेन इंडेक्स बघितले होते निफ्टी 50 अँड सेन्सेक्स अँड बँक निफ्टी, हे जसे इंडेक्स आपण बघितले होते तसे वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळे सेक्टर्सचे वेगवेगळे इंडेक्स आहेत, ते मी तुम्हाला सांगणार आहे आता. सो डिफरंट सेक्टर्स इंडेसेस ऑफ NSE. बघा आता जेवढे पण ॲटो सेक्टर्स आहेत ना, जेवढे पण ॲटो सेक्टर्स आहेत मार्केट्समध्ये, तेवढ्या कंपन्यांचा एक सेक्टर बनवला गेला, तो म्हणजे ॲटो सेक्टर्स. त्याच्यानंतर जेवढ्या बँक्स आहेत मार्केटमध्ये, स्टॉक मार्केटमध्ये जेवढ्या बँक आहेत त्या बँकांचं एक वेगळं सेक्टर बनवलं गेलं, बँक सेक्टर्स. त्यानंतर जे पण निफ्टी कन्झ्युमर ड्युरेबल इंडेक्स या रिलेटेड ज्या काही कंपन्या आहेत त्याचा हा इंडेक्स बनवला गेला. त्यानंतर ज्या पण फायनान्सच्या कंपनी आहेत त्या सगळ्यांचं फायनान्शियल सर्व्हिस इंडेक्स बनवलं गेलं, त्या कंपन्यांचा वेगळा. त्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 टाईप्स केल्या, एक फायनान्शियल सर्व्हिसेस 25 आणि दुसरं 50. त्याच्यानंतर जेवढे FMCG रिलेटेड ज्या पण कंपनीज आहेत त्या सगळ्या कंपनींचा एक इंडेक्स बनवला गेला, निफ्टी FMCG म्हणून. त्यानंतर हेल्थ केअर इंडेक्स, IT इंडेक्स, मीडिया इंडेक्स, मेटल, ऑइल अँड गॅस इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, प्रायव्हेट बँका इंडेक्स, PSU बँक इंडेक्स, निफ्टी रिॲलिटी इंडेक्स, हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे इंडेक्स आहेत. आपण याच्यामध्ये देखील ट्रेडिंग करू शकतो ऑप्शनमध्ये डायरेक्टली इंडेक्सवरती. जसं की आपण निफ्टी 50 किंवा मग आपण बँक निफ्टी या 2 इंडेक्सवरती काम करतो. कधी कधी आपण फायनान्स निफ्टीचे देखील कॉल्स देत असतो. त्याचप्रमाणे वेगवेगळे जे इंडेक्स आहेत मार्केटमध्ये, त्या वेगवेगळ्या इंडेक्समध्ये देखील आपण ट्रेडिंग करू शकतो. क्लिअर सर्वांना? होय. त्यानंतर आहे निफ्टी 50. भारतीय शेअर बाजारात सेन्सेक्स, आता सेन्सेक्स आणि निफ्टी असे 2 प्रमुख निर्देशांक आहेत, ज्याच्यामध्ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज असे 2 प्रकारचे निर्देशांक आपल्याला पाहायला भेटतात. त्याचप्रमाणे मग आता निफ्टी 50 म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली सर, ते आपण बघूया. की निफ्टी 50मध्ये जसं की स्टॉक मार्केटमध्ये 8,000पेक्षा जास्त कंपनीज आहेत, परंतु ज्या टॉपच्या 50 कंपन्याज आहेत, ज्या टॉपच्या 50 कंपनीज आहेत त्या कंपन्यांचा सरासरी निर्देशांक करण्यासाठी एक इंडेक्स बनवला गेला, त्याला निफ्टी 50 असं बोलतात. म्हणजे पण वेगवेगळे सेक्टर असतील, ॲटो सेक्टर असेल, FMCG सेक्टर्स असेल, फायनान्स सेक्टर असेल, या वेगवेगळ्या सेक्टरचा मिळून वेगवेगळ्या सेक्टरच्या टॉपच्या कंपन्याज घेऊन टॉपच्या 50 कंपन्यांची लिस्ट बनवली गेली आणि त्या कंपन्यांची सरासरी समजण्यासाठी आपल्याला निफ्टी 50 हा इंडेक्स बनवावा लागला. सो निफ्टी 50 या कंपनी, जी निफ्टी 50ची जी 50 कंपन्यांची जी लिस्ट असते, त्या 50 कंपन्यांच्या लिस्टमध्ये काही कंपन्या प्रत्येक वर्षाला रिमूव्ह होत असतात, तर काही कंपन्या नवीन त्याच्यामध्ये ॲड केल्या जातात. कारण त्या इंडेक्समध्ये टॉप 50 कंपन्यांच्या लिस्टमध्ये टिकण्यासाठी काही त्यांच्या टर्म्स अँड कंडिशन्स असतील. त्या टर्म्स अँड कंडिशन्समध्ये जर त्या कंपनी जर नाही उतरली तर 1 वर्षानंतर ते कंपनीला रिमूव्ह केलं जातं आणि नवीन कंपनी त्याच्यामध्ये आपण ॲड केली जाते. सो आता निफ्टी 50 मधले प्रमुख 10 गट, टॉप कन्स्टिट्यूट्स बाय वेटेज ऑफ निफ्टी 50. वेटेज म्हणजे काय एक्झॅक्टली, की सर्वात जास्त पर्सेंटेज, सर्वात जास्त, जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो की या गोष्टीमध्ये माझा एवढा पर्सेंट वाटा आहे, म्हणजे सगळ्यात जास्त
जर ज्या ज्या कंपन्यांचा निफ्टी 50मध्ये सर्वात जास्त कंपन्यांचं जे वेटेज आहे, सर्वात जास्त हिस्सेदारी आहे निफ्टी 50मध्ये, त्या कंपन्यांची लिस्ट आहे, टॉपच्या 10 कंपन्यांची. मग रिलायन्स, इन्फोसिस, HDFC हाऊसिंग्स, HDFC बँक, ICICI, TCS, कोटक बँक, लार्सन टर्बो, HCL, ITC. मग कोणत्या कंपन्यांचं किती किती पर्सेंट वेटेज आहे? रिलायन्स इंडस्ट्रीचं 10.77, इन्फोसिस 9.23, HDFC बँक 8.54, ICICI बँक 6.78, हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन 6.17, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस 5.10, कोटक महिंद्रा बँक 3.48, लार्सन अँड टर्बो 3.2, हिंदुस्तान युनिव्हर्सल 2.78 आणि ITC 2.52%. सो ज्या पण काही निफ्टी 50 कंपनीमध्ये ज्या पण टॉपच्या 10 कंपनीज आहेत, त्या टॉपच्या 10 कंपन्यांचं किती पर्सेंट वेटेज याच्यामध्ये इन्क्ल्यूड आहे ते आपल्याला सांगितलेलं आहे. हे तुम्ही लिहून पण घेऊ शकता, लक्षात ठेवू शकता, पाठ करू शकता, किंवा लिहून चार्टसुद्धा तुमच्या समोर तुम्ही हे करू शकता. बिकॉज ज्यावेळेस तुम्ही ट्रेडिंग करायला जाल त्यावेळेस तुमच्या वॉच लिस्टमध्ये ह्या 10 कंपन्यांची नावं 100% असायला पाहिजेत. सर वेटेज म्हणजे सर वेटेज म्हणजे त्या कंपनीचा किती पर्सेंट हिस्सेदारी आहे. म्हणजे समजून घ्या की जर निफ्टी 50 हा जो इंडेक्स बनलेला आहे, या निफ्टी 50 इंडेक्समध्ये रिलायन्स कंपनी जी आहे, रिलायन्स कंपनीचा जवळपास 11% आसपास हिस्सा आहे निफ्टी 50मध्ये. म्हणजे निफ्टी 50मध्ये रिलायन्स ही जर कंपनी जर जास्त जर अपसाईडला मूव्ह करत असेल तर निफ्टी 50चे पण चान्सेस आहेत की वरती जाण्याचे. म्हणजे फरक पडतो त्या कंपनीचा जास्त. सर्वात जास्त हिस्सा आहे निफ्टी 50मध्ये रिलायन्स कंपनीचा 10%, 11%च्या आसपास. इन्फोसिसचा 9-10%, HDFCचा 8%. सो त्याला वेटेज असं बोललेलं आहे. हां हां ठीक कळलं. त्यानंतर आहे बँक निफ्टी. सो निफ्टी हा शब्द आपण ऐकला गेला होता. मग आता बँक निफ्टी काय? जसं वेगवेगळ्या सेक्टरच्या टॉपच्या कंपन्या उचलून टॉपच्या 50 कंपन्यांचा एक इंडेक्स बनवला गेला निफ्टी 50, त्याचप्रमाणे टॉपच्या ज्या 12 बँक्स आहेत त्या बँकांपासून एक इंडेक्स बनला गेला बँक निफ्टी. आणि मार्केटमध्ये सर्वात जास्त जर कोणत्या इंडेक्सवरती ट्रेडिंग जर होत असेल तर फक्त आणि फक्त बँक निफ्टी इंडेक्सवरती मॅक्झिमम ट्रेड केला जातो आणि सर्वात जास्त व्होलॅटिलिटी पण बँक निफ्टीमध्ये आहे. मग ह्या कोणत्या टॉपच्या 10-12 बँक्स आहेत की ज्यांच्यामुळे हा इंडेक्स बनलेला आहे आणि कोणाचं वेटेज किती आहे? HDFC बँक, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बँक, ॲक्सिस बँक, इंडसलँड बँक, AU स्मॉल फायनान्स बँक, बंधन बँक, फेडरल बँक आणि IDFC फर्स्ट बँक लिमिटेड या काही बँक आहेत टॉपच्या. या टॉपच्या बँकपासून हा बँक निफ्टी इंडेक्स बनलेला आहे. सो याच्यामध्ये जर तुम्ही वेटेज बघायला गेला तर तुम्ही बघू शकता HDFC बँकेचं सर्वात जास्त वेटेज निफ्टी 50 बँक निफ्टी या इंडेक्समध्ये सर्वात जास्त जर फरक पडत असेल कोणत्या बँकेचा तर HDFC बँकेचा आहे. त्याच्यानंतर ICICI बँक, नंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया, नंतर कोटक महिंद्रा बँक, नंतर ॲक्सिस बँक. सो ह्या पण टॉपच्या ज्या पण काही 10-12 बँक्स आहेत यापैकी पण टॉपच्या 6 बँक तुमच्या वॉच लिस्टमध्ये तुम्ही ॲड करायला पाहिजेत. ही देखील बेस्ट आहे. त्याच्यामध्ये देखील व्होलॅटिलिटी असते. यामध्ये देखील ज्यावेळेस आपण कॅश ट्रेडिंग करत असतो त्यावेळेस देखील आपण या बँकमध्ये केलं तर चांगल्या प्रकारे प्रॉफिट आपल्याला होऊ शकतो. त्यामुळे बँक निफ्टीमधले कमीत कमी स्टार्टिंगच्या 6 टॉपच्या कंपनीज तरी तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये ॲड असायला पाहिजेत. क्लिअर इथपर्यंत? हो क्लिअर. सो आता टाईप्स ऑफ ब्रोकर्स इथपर्यंत आपण आलेलो आहोत. आता मी मनोज सरांना हिंदीमध्ये समजून सांगतो. मनोज सर, आवाज आ रहा है मेरा? मनोज सर
आ रहा है आ रहा है। ठीक है, कुछ समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी, पहले से निफ्टी ऑटो इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा है। ठीक है, अभी मैं मराठी में हिंदी में समझाता हूँ आपको। ये कल हमने यहाँ तक देखा था, टर्मिनोलॉजीज कल ख़त्म कर दिए थे हम लोगों ने। अभी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट हम्म, सेक्टर ऑफ इंडेक्सेस। जैसे अभी आपने इंडेक्स देखे थे, अभी तक तो आपको पता था कि एक सेंसेक्स इंडेक्स है, एक बैंक निफ्टी इंडेक्स है, और एक हम्म, निफ्टी का इंडेक्स है, और एक फाइनेंस निफ्टी भी पता होगा आपको। तो ये जो सारे इंडेक्सेस है इतना ही आपको पता था, लेकिन इस तरह मार्केट में और भी ज़्यादा इंडेक्स है, लेकिन फेमस सिर्फ 3-4 है और उतने में हम ट्रेडिंग कर पाते हैं। लेकिन बाकी जो भी ऑल सेक्टर्स है, जो अलग अलग सेक्टर की कंपनियों से स्टॉक मार्केट बना है, जैसे कि देख लीजिए एटो इंडेक्स होता है, मतलब ऑटोमोबाइल रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है वो कंपनियों का एक अलग इंडेक्स बनाया गया, एटो इंडेक्स। जो एफएमसीजी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है, एफएमसीजी सेक्टर्स की, उतनी एफएमसीजी सेक्टर्स की जितने भी कंपनीज है उन कंपनी का इंडेक्स बनाया गया, एफएमसीजी सेक्टर्स। जितनी भी आईटी कंपनीज है, आईटी, जितनी भी आईटी कंपनीज है वो आईटी कंपनी का एक इंडेक्स बनाया गया आईटी सेक्टर का। ठीक है, जितने भी मेटल की कंपनीज है, जितनी भी मीडिया की कंपनीज है, जितनी भी फार्मा की कंपनीज है, उन अलग अलग कंपनियों का एक अलग अलग सेक्टर बनाया गया और उनका उनका एक इंडेक्स भी बनाया गया। तो हर एक अलग अलग सेक्टर की कंपनियों का एक इंडेक्स बनाया गया है। तो उसमें निफ्टी है, एटो इंडेक्स, बैंक इंडेक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, फाइनेंस सर्विस इंडेक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी इंडेक्स, मीडिया इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, ऑयल एंड गैस इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, प्राइवेट बैंक इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स एंड निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। उसके बाद ये निफ्टी 50 क्या है एग्जैक्टली? ये निफ्टी 50 क्या है एग्जैक्टली? और इसके बारे में पता है मेरे को। हाँ, इसके बारे में पता है, 50 कंपनी होता है और जो भी बढ़िया परफॉर्म करेगा वो 50 में रहेगा, निफ्टी 50 में, और जो एग्जैक्टली, थोड़ा राइट सा राइट। कम तो लेवल में मार्केट के आएगा अंदर वो साढ़े आठ हजार से निकाल भी देगा। ज़्यादा कंपनीज है। उस 8,500 हम्म, कंपनियों में से जो भी टॉप की 50 कंपनीज है, टॉप की 50, तो अगर बैंक का हम्म, मतलब बैंक सेक्टर से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, मेटल सेक्टर से, मीडिया सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, इन सारे सेक्टर में जो जो टॉप की कंपनीज में है, वो सारे टॉप की कंपनीज नो ये सारी टॉप की कंपनीज लिया जाता है। उसमें से जो टॉप की 50 कंपनी में है वो 50 टॉप की कंपनी, उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है और उनको निफ्टी 50 नाम दिया जाता है। तो निफ्टी 50 ये जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स के अंदर आने के लिए भी कुछ कंपनियों के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हो सकती है। कुछ परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो अगर कोई भी कंपनी अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अगर नहीं बैठती है तो अगले साल वो कंपनी रिमूव की जाती है, और जो भी कंपनी बेस्ट है, जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, वो कंपनी उसके जगह पे डाली जाती है। सो ये होता है निफ्टी 50 का इंडेक्स। उसके बाद है, अब ये जो भी निफ्टी 50 है, वो निफ्टी 50 के अंदर जो भी 10 टॉप की कंपनीज है, टॉप की 10 कंपनीज, वो टॉप की 10 कंपनीज कौन सी है, और हर एक कंपनी का कितना परसेंट वेटेज ये बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर है। तो ये टॉप की 10 जो कंपनी है, ये 10 कंपनी है रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टर्बो, हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड एंड आईटीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस कंपनी है, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी 50 के अंदर है। उसके बाद इन्फोसिस है, उसके बाद एचडीएफसी, फिर आईसीआईसीआई, फिर बाकी ऑल कंपनीज है।
तो जो भी 10 की टॉप कंपनीज है निफ्टी 50 की, ये आपके इंडेक्स के ये आपके जो भी एप्लीकेशंस है अपना, ये एप्लीकेशंस के अंदर आपको उसके अंदर जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट के अंदर आपको ये टॉप के 10 शेयर्स ऐड करने होते, ताकि जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तब भी बैंक और ये जो अलग अलग सेक्टर से इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है या फिर मैनिपुलेशन रहता है, ताकि ये यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो फिर अभी नेक्स्ट क्या है, बैंक निफ्टी। जैसे आपने निफ्टी देखी वैसे बैंक निफ्टी भी है। जो भी टॉप की बैंक से, टॉप की 12 कंपनियों के बैंक से एक इंडेक्स बन चुका है, उसको बैंक निफ्टी ऐसा बोला जाता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग अगर किसी इंडेक्स के अंदर किए जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर की जाती है। उससे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रहता है इसके अंदर, और प्रॉफिट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं और लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप टेक्निकली, साइकोलॉजिकली सब कुछ अगर आप बेटर है तो फिर आप बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सो ये जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसके अंदर कौन सी टॉप की 10-12 बैंक है वो भी बैंक आप लिख लीजिए, और शायद इसमें से 5-6 जो कंपनी बैंक से ऊपर के वो भी आपके वॉच लिस्ट के अंदर आप ऐड कर दीजिए, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाएगी और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो ये जो बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सारी टॉप की बैंक्स हैं। फिर ये टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। अभी देखिए मार्केट के अंदर हम जब भी कोई भी डीमैट अकाउंट्स ओपन करते हैं तो डीमैट अकाउंट वो ओपन करते हैं जो अपने दोस्तों ने किया है, जो रिलेटिव्स ने किया है, जो हमारे साथ उठते बैठते उन्होंने जो डीमैट अकाउंट ओपन किया है, हम भी वही डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए चले जाते। लेकिन मार्केट के अंदर कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी होती है। और शायद ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कुछ साल तक 4-5 साल मैंने ब्रोकर के अंदर, सब ब्रोकर के हाथ के नीचे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मुझे जो भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब कुछ पता है मुझे। तो देखिए ब्रोकर के 3 टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है ट्रेडिशनल ब्रोकर, बैंकिंग ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर। ये 3 प्रकार के ब्रोकर होते हैं। जब इंडिया में स्टॉक मार्केट जब से दलाल स्टेट जब चालू हो चुकी थी स्टॉक मार्केट के अंदर, तब सबसे पहले जो ब्रोकर थे वो सर्विस ब्रोकर थे, ट्रेडिशनल ब्रोकर उनको बोलते हैं। फिर उनके बाद कुछ समय के बाद फिर बैंकिंग ब्रोकर आ चले, और अभी कुछ साल पहले जैसे कि 10-12 साल पहले फिर आ चुके डिस्काउंट ब्रोकर। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल ब्रोकर कौन से है, बैंकिंग ब्रोकर कौन से, डिस्काउंट ब्रोकर कौन से है, डिफरेंस बिटवीन क्या है इन तीनों ब्रोकर्स के अंदर, फिर हम लोगों ने कौन सा ओपन करना चाहिए, किसके चार्जेस कितने हैं, कौन सी सर्विस कितनी है, कैसी है, ये सब कुछ हमको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आया था ट्रेडिशनल ब्रोकर मार्केट के अंदर, जिसको सर्विस ब्रोकर भी बोला जाता है। सो मार्केट के अंदर आप जैसे दलाल स्टेट चालू हो चुकी थी तब से जो ब्रोकर थे उसको ट्रेडिशनल ब्रोकर, सर्विस ब्रोकर बोला जाता है। उनका हर सिटी के अंदर एक फिजिकल ऑफिस होता है और उनकी सर्विस भी अच्छी रहती है। ये सबसे पहले आ चुके हैं ट्रेडिशनल ब्रोकर और सर्विस ब्रोकर। ट्रेडिशनल और सर्विस ब्रोकर नाम अलग है लेकिन एक ही है, ऑब्लिक का नाम, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हमें कभी कभी टोपन नाम भी होता है और एक सही नाम भी होता है। जैसे कि मार्केट के अंदर, जैसे हम घर के अंदर बोला जाता है कि आपका नाम होता है
मतलब स्कूल के अंदर आपका अलग नाम होता है, कॉलेज के अंदर आपका अलग नाम होता है, और आपके घर के अंदर कुछ टोपन नाम नेक नेम से बुलाते हैं। वैसे ही एक ही नाम दो है, लेकिन कंसेप्ट एक ही है, एक ही चीज़ है। ट्रेडिशनल ब्रोकर और सर्विस ब्रोकर एक ही होता है। तो ये सबसे पहले जब मार्केट में आ चुके थे तो सर्विस भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छी थी, लेकिन इनका जो ब्रोकरेज चार्ज था वो परसेंटेज था। 0.225 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 8 पैसा, 10 पैसा। तो ये जो पैसा होता है एग्जैक्टली होता क्या है? ये ऐसा होता है, आपके हर 100 रुपये के पीछे 5 पैसे आपका ब्रोकरेज कटेगा, हर 200 रुपये हर 200 रुपये के पीछे 10 रुपये कटेगा। ये अलग अलग होता है। तो ये जो परसेंटेज जो ब्रोकरेज था आपका, इसके अंदर जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी, जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी, उतना ज़्यादा आपको ब्रोकरेज चार्ज लगता था। तो मुझे लगता है आई थिंक बिफोर 15 ईयर्स जब ये ट्रेडिशनल ब्रोकर थे, शायद मैं जानता हूँ तब से, 15 साल पहले से मैं जान रहा हूँ इस चीज़ को, 10 साल पहले से जानता हूँ। ये अभी भी 4-5 साल के अंदर डिस्काउंट ब्रोकर ने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है, लेकिन उससे पहले ट्रेडिशनल ब्रोकर और सर्विस ब्रोकर जो थे उनका ही राज चलता था मार्केट के अंदर। तो ये जो ट्रेडिशनल सर्विस ब्रोकर रहते थे, जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा आपका ब्रोकरेज चार्ज करता था। अगर आपको मानो 5 पैसा भी आपको ब्रोकरेज चार्ज दिया अगर जाता है, तो अगर समझ लो आपकी 1 लाख के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी 1 लाख के आसपास, तो आपको 1000-2000 आपको हर ट्रेड के अंदर ब्रोकरेज करता था आपका। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मार्केट के अंदर एंट्री कर दी बैंकिंग ब्रोकर वाले ने। सो एग्जैक्टली बैंकिंग ब्रोकर होता क्या है? जब स्टार्टिंग में सर्विस ब्रोकर, ट्रेडिशनल ब्रोकर आए थे, मार्केट के अंदर लोगों को समझ में आने के लिए ज़्यादा थोड़ी देर लगी, लेकिन जब समझ में आया बड़े बड़े लोगों को जिनकी एफडीज बैंक के अंदर 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25 लाख तक एफडी होती थी, उन लोगों को समझ में आया मार्केट के अंदर कि बैंक अगर ईयरली रिटर्न्स अगर देती है मार्केट में, तो 5-7-6% तक देती है ईयरली। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज़ बैंक के अंदर अगर आप एफडी कर दी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये 1 साल के मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी अच्छे खासे शेयर्स के अंदर अगर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपको डबल मिल जाएंगे, मतलब 12 से 14% तक आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। तो ये लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद क्या हो चुका, जितने भी बड़े बड़े अकाउंट थे बैंक के अंदर, वो सारे लोगों ने अपनी एफडी तोड़ दी, और एफडी तोड़ने के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो बैंकिंग वालों का जो बिजनेस है, वो बैंकिंग वालों का बिजनेस क्रैश होने लगा। तो बैंकिंग वालों ने क्या समझ में आया, बैंकिंग वालों को कि हम ही खुद का ब्रोकर ओपन करेंगे, ताकि ये जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करे या फिर एफडी रखे, दोनों में से अपना बेनिफिट होना चाहिए। अगर आप अभी बैंक के अंदर देख रहे हो, तो पहले सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट आते थे, एक था सेविंग अकाउंट, एक था करंट अकाउंट, और कुछ था एफडी वगैरह, ऐसा कुछ था। लेकिन अब उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं मार्केट के अंदर। करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, सेविंग अकाउंट ओपन करता है, मतलब जो भी कुछ एम्प्लॉय है ना वहाँ पे, उनके लिए कितने कितने टारगेट्स होते हैं पता है आपको? एक होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्वाइप मशीन, डीमैट अकाउंट, इंश्योरेंस, और एफडीज, और भी कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग करनी पड़ती है, और उनके टारगेट उनको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो ये इतने सारे उनके सर्विसेज उन्हें निकाल दिए। फिर उन्होंने क्या कर दिया था, तब उस वक्त उन्होंने क्या किया कि ब्रोकर के अंदर एंट्री कर दी। तो उन्होंने भी ब्रोकरेज चार्जेस वैसे रखे थे जो ब्रोकरेज चार्जेस सर्विस ब्रोकर या फिर ट्रेडिशनल ब्रोकर रखते थे। और फिर वही ब्रोकरेज चार्ज जो भी जिन जिन लोगों की बैंक में एफडी होती थी, उन लोगों को स्टॉक मार्केट में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन यही लोग, यही एम्प्लॉय, उनके जो भी बड़े बड़े एफडीज वाले होंगे या फिर छोटे वाले एफडीज होंगे, उनको कॉल करके अभी भी फ़ोन आता होगा, जो भी सर्विस बैंकिंग ब्रोकर के अंदर ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस, येस बैंक,
SBI बैंक, इन सारे सारे लगभग सारे बैंकों के डिमैट अकाउंट सब ओपन हो चुके हैं। सारे लोग अभी बैंकिंग ब्रोकर्स के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो ये क्या करते थे, ये सारे लोग अपने ही कस्टमर को कॉल करके बोलते थे कि जो आपने एफडी की ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टॉक के अंदर करते तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो जो कस्टमर उनको छोड़कर जाने वाला था वही कस्टमर उनको वही के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है, उससे बैंक के अंदर उनके थ्रू। फिर क्या हो जाता है, उनका बिजनेस बच चुका था। लेकिन अब दोनों में सिमिलरिटी क्या थी, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के अंदर और डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर, सॉरी बैंकिंग ब्रोकर के अंदर एंड ट्रेडिशनल ब्रोकर के अंदर, दोनों में सिमिलरिटीज क्या थी कि जो ब्रोकरेज लगता था वो सेम लगता था, लेकिन सर्विस के अंदर डिफरेंट था। सर्विस ब्रोकर क्या थे, उनका एक्चुअल बिजनेस ब्रोकर का था, इसलिए सर्विस अच्छी देते थे ट्रेडिशनल ब्रोकर। लेकिन बैंकिंग ब्रोकर का धंधा नहीं था, उनका बैंकिंग का बिजनेस था, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अंदर फोकस करते थे और बैंक के ऊपर फोकस करते थे। तो कुछ साल तक 10-15 साल तक ये बैंकिंग ब्रोकर और ट्रेडिशनल ब्रोकर इन्होंने राज किया, और उसके बाद किसी ने स्टडी कर दी और फिर डिस्काउंट ब्रोकर लॉन्च हो गया मार्केट के अंदर। और फिर लोगों को डिस्काउंट ब्रोकर ने समझा दिया कि जहाँ पे आपको एक एक ट्रेड का 1000 500 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ता है, वही आपको सिर्फ 20 रुपये बाय 20 रुपये सेल और कुछ 10-15 रुपये आपको टैक्सेस, इतना ही देना पड़ेगा। मतलब जो 1000 रुपये के अंदर सिर्फ आप एक ट्रेड करते थे, वही 1000 रुपये के अंदर आप कम से कम 15 से 20 से ट्रेड आप ही कर सकते हैं। ये डिस्काउंट ब्रोकर ने समझा दिया, और उसके बाद एक एक डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट के अंदर आ चले। तो अभी फिलहाल मार्केट के अंदर 350 से भी ज़्यादा ब्रोकर लोग अवेलेबल है, NSE BSE रजिस्टर, SEBI रजिस्टर। तो बैंकिंग ब्रोकर, सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर, ये तीनों में से कौन सा ब्रोकर अच्छा है, हम लोगों ने कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सबसे कम ब्रोकर चार्जेस किस ब्रोकर के हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता है, और सबसे अच्छी बात एप्लीकेशंस यूज़फुल है कि नहीं, एप्लीकेशंस फ्रेंडली यूज़फुल है कि नहीं। मतलब हाथ के अंदर अगर लिया, फेस जो उसका है बहुत अच्छा लगना चाहिए, फास्ट उसने मूव करना चाहिए, और उससे भी सबसे अच्छी बात, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर केयर सर्विस सबसे फास्ट होनी चाहिए, ताकि आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। तो जो भी अपना ब्रोकर है, स्टॉक्स कार्ड, सुपर ईवी हो, यहाँ पे सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज है 15 रुपये बाय 15 रुपये सेल। इससे कम ब्रोकरेज चार्जेस ऑल इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलते। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशंस, अभी अपना नया एप्लीकेशंस आया है सुपर EVO, स्टॉक्स कार्ड सुपर EVO, जिसका बुल का सिंबल है ग्रीन कलर के अंदर, सबसे यूजफुल, फ्रेंडली यूजफुल, सबसे फास्ट एप्लीकेशन है, जो आपको जीरोधा से भी और एंजल से भी ज़्यादा अच्छा खासा आपको सर्विस दे देगा। और जो कस्टमर केयर की सर्विस है, मैं ये आपको प्रॉमिस या फिर वचन दे सकता हूँ कि ऑल इंडिया के अंदर फास्ट कस्टमर की सर्विस इससे ज़्यादा, इस ब्रोकर से ज़्यादा आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन। और फिर उसके बाद डीमैट अकाउंट्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग होते हैं। डीमैट अकाउंट के अंदर होता है NSDL और CDSL के अंदर डीमैट अकाउंट आ जाता है। मतलब जो भी हम लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम डीमैट के अकाउंट के अंदर कर देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो भी ब्रोकर होते हैं हमारे, वो ब्रोकर के अंदर हम जो भी ब्रोकर है उनके थ्रू हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। मतलब जैसे जो भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल दिन का, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। वो होता है अपस्टॉक, एक्सिस, जीरोधा, एंजल, 5 पैसा, ये सब कुछ जो भी कुछ है ये है अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट है। तो उसके अंदर अपन बाय सेल कर, इंट्राडे कैश इंट्राडे कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग एक्सपायरी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये अलग अलग है। कैश इंट्राडे मतलब आज बाय करके आज ही सेल करना पड़ता है। फ्यूचर अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप आज बाय किया
तो फिर आप एक्सपायरी तक सेल, मतलब एक्सपायरी तक कभी भी सेल कर सकते हैं आप। ऑप्शन के अंदर वही है, अगर आपने आज बाय कर दिया तो एक्सपायरी तक कभी भी आप सेल कर सकते हो उसको। तो ये आपको समझ में आ गया? ओके सर। हम्म। अभी नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। सो व्हाट इज इन्वेस्टर्स? मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं, मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं ट्रेडिंग करने वाले या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले, इन लोगों की कितनी टाइप्स पड़ती है? तो ये 3 टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर। एफ आई आई म्हणजे काय? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। एंड DII मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। एंड रिटेलर्स के अंदर क्या होता है? रिटेलर्स मतलब सिंगल अकाउंट होल्डर, जैसे कि हम और आप, मैं आप और बहुत सारे जो ट्रेडर लोग हैं जो खुद अकेले अकेले ट्रेड करते हैं, ये होता है रिटेलर्स लोग। तो एफ आई और DISS ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि LIC हो गया, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, या फिर फाइनेंस वाली कंपनीज हो गई, या फिर बैंक्स हो गया। ये पूरे FI DISS के अंदर आ जाते हैं। ये एक बार एक साथ हजार हजार करोड़ रुपए एक एक स्क्रिप्ट के ऊपर लगा देते हैं, और फिर मार्केट होता है अप डाउन, फास्ट ऊपर जाता है, फास्ट नीचे आ जाता है। तब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का और फंडामेंटल एनालिसिस का, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हम लोगों ने अगर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर दी तो फिर हमारा प्रॉफिट 100% हो जाता है। तो हमेशा मार्केट के अंदर जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो FI DISS के साथ कंपटीशन करने के अलावा अगर उनको हमने फॉलो कर दिया तो फिर हम हमेशा के लिए प्रॉफिट में रह सकते हैं और रहते हैं। और रिटेलर जो होते हैं, जो हम लोग रहते हैं, जब भी मार्केट के अंदर FI DISS के एंट्री नहीं लेते हैं, जब भी वो गायब हो जाते हैं, तो रिटेलर जब भी सिर्फ मार्केट के अंदर रहते हैं तो सिर्फ मार्केट साइडवेज मार्केट रहता है, सिर्फ साइडवेज मार्केट, सिर्फ साइडवेज रहता है। छोटे छोटे कैंडल लगती है, ना मार्केट ऊपर जाता है ना मार्केट नीचे आ जाता है। तो जब भी मार्केट में FI DISS रहते तो सुबह 9:15 बजे से 11 बजे तक, और दोपहर में 2 बजे से 3:30 3:15 बजे तक FI DISS वाले मार्केट के अंदर रह जाते। उनका फिक्स टाइम है, बाकी दोपहर के अंदर भी कभी कभी रह सकते हो। तो जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, मोनोपोलेशन रहता है, बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक्स लगती है, तब समझ जाने का कि मार्केट के अंदर अभी FI DISS वाले हैं। उसके बाद सिगमेंट्स होता है, 3 टाइप्स ऑफ सिगमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर: कैश, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शंस। और मार्केट का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग देखिए ऐसा है, जब ये स्टॉक मार्केट जो अपना चालू हो जाता है वो सुबह चालू हो जाता है 9:15 बजे और फिर ख़त्म हो जाता है 3:30 बजे। जो करेंसी मार्केट है, इंडियन करेंसी मार्केट, जहाँ पे जैसे फॉरेक्स मार्केट होता है, सेम ये करेंसी मार्केट होता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर 15, 20, 25 पेयर है ट्रेडिंग करने के लिए, और इंडियन करेंसी मार्केट के अंदर टॉप के 4 करेंसीज है, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो कमोडिटी मार्केट होता है, वो कमोडिटी मार्केट सुबह चालू हो जाता है 9 बजे और शाम के रात के 11:30 बजे तक चालू रहता है। तो ये पूरा मार्केट का टाइमिंग है, इसमें से किसी भी मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके सर। ओके। चलेगा। केवूर सर, मराठीतून सांगावं लागेल का? थोडं शॉर्टमध्ये सांगितलं तर फारच चांगलं सर. ठीक आहे. सो मार्केट के अंदर मार्केटमध्ये जे टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स असतात, मार्केटमध्ये 3 प्रकारचे ब्रोकर्स आहेत सध्या. सर्व्हिस ब्रोकर म्हणजे ट्रेडिशनल ब्रोकर ज्यांना बोललं जातं, त्यानंतर सेकंड आहेत बँकिंग ब्रोकर आणि थर्ड आहेत डिस्काउंट ब्रोकर. मार्केटमध्ये सर्वात अगोदर ज्यावेळेस मार्केटमध्ये फर्स्ट टाईम ब्रोकरेज किंवा फर्स्ट टाईम स्टॉक मार्केट ज्यावेळेस चालू झालं होतं, त्यावेळेस स्टार्टिंगचे 10 ते 15, 20 वर्षापर्यंत सर्व्हिस ब्रोकर, ट्रेडिशनल ब्रोकर या लोकांनी राज केलं गेलं. यांचा जो ब्रोकरेजचा जो टाइप्स आहे तो परसेंटेजवारी आहे. 5 पैसा, 6 पैसा, 7 पैसा, 8 पैसा, 10 पैसा ऐसा उनका रहता है, मतलब असं त्यांचं असतं.
त्याच्यानंतर बँकिंग ब्रोकर्सने मार्केटमध्ये नंतर एंट्री केली गेली बिकॉज त्या लोकांचा लॉस व्हायला लागला. सगळे लोक स्टॉक मार्केटमध्ये जास्त रिटर्न्स भेटतं म्हणून एफ डी तोडून तिकडे टाकायला लागले. त्यामुळे बँकिंग ब्रोकरने एंट्री केली. बँकिंग ब्रोकरने ज्यावेळेस मार्केटमध्ये एंट्री केली त्यावेळेस थोडेसे या लोकांचा बिझनेस कमी व्हायला लागला आणि जे पण ब्रोकर्स होते मार्केट के अंदर मार्केटमध्ये मध्येच हिंदी येते त्याबद्दल सॉरी. मार्केटमध्ये जे पण बँकिंगमध्ये मोठे मोठे जे कस्टमर्स होते ज्यांची एफ डीज होत्या या छोटे मोठे एफ डीपासून तर मोठ्या सगळ्या कस्टमरपर्यंत बँकिंगवाल्यांनी कॉल करायला चालू केला आणि सांगायला लागले बेनिफिट्स इन्व्हेस्टमेंटचा. आणि त्यावेळेस ज्यावेळेस मार्केट्समध्ये तिकडची एफ डी तोडून इकडे इन्व्हेस्टमेंट करणारे लोक थोडाफार पैसा स्टॉक मार्केटमध्ये टाकायला लागले. बँकिंगवाल्यांचा 2 पट बिझनेस झाला. एफ डी पण राहायला लागल्या आणि स्टॉक मार्केट थ्रू ब्रोकरेज पण यायला लागलं बिकॉज यांचं ब्रोकरेज हे डिस्कॉम ब्रोकर सारखं नंतर आलं. जे सर्व्हिस ब्रोकर ट्रेडिशनल ब्रोकर लोकांचं जे ब्रोकरेज होतं तेच ब्रोकरेज बँकिंग ब्रोकरवाले लावायला लागले आणि आमाप पैसा लुटायला लागले. जे पण लोक बँकिंगमध्ये अकाउंट्स होते आणि बँकिंगवाल्यांचंच डीमॅट अकाउंट जे बँकिंगमध्ये जर असेल अशा लोकांना ब्रोकरेज चार्जबद्दल काहीच माहीत नव्हतं बिकॉज ते लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंटवाले होते आणि त्यांना ट्रेडिंगचं काहीच माहीत नव्हतं. फक्त बँकिंगवाल्याच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी डीमॅट अकाउंट्स ओपन केले बँकिंगमध्ये आणि आम्हाला ब्रोकरेज चार्जेस त्यांना लागायला लागले. या बँकिंग ब्रोकर आणि सर्व्हिस ब्रोकरने मार्केटमध्ये 20 ते 25 वर्ष राज्य केल्याच्या नंतर एक डिस्कॉम ब्रोकर नावाचा ब्रोकर आला. डिस्कॉम ब्रोकर सर्वात अगोदर झिरोदा आला. झिरोदाने हे ॲनालिसिस केलं की मार्केटमध्ये ज्या व्यक्तीची जेवढं जास्त इन्व्हेस्टमेंट असेल तेवढं जास्त ब्रोकरेज चार्जेस कटायला लागलेलं आहे मार्केटमध्ये. सो त्यांनी कॉम्पिटिशनमध्ये उतरलं आणि त्यांनी दाखवून दिलं की जर तुम्हाला एका ट्रेडला 500 ते 1000 रुपये ब्रोकरेज जर लागत असेल तर तुम्हाला माझ्याकडे एका ट्रेडला मॅक्झिमम 50 ते 60 रुपये ब्रोकरेज लागेल. आणि त्यामुळे मॅक्झिमम जे पण स्वतः सेल्फ ट्रेडर जेवढे पण लोक होते ते सगळे डिस्कॉम ब्रोकरकडे आले. त्यानंतर अपस्टॉक आलं, त्यानंतर वेगवेगळे खूप सारे ब्रोकर आले, त्यानंतर स्टॉक्सकार्ट आलं, खूप सारे ब्रोकर आले. नंतर जे पण काही डिस्कॉम ब्रोकर होते किंवा जे पण काही सर्व्हिस ब्रोकर होते, ट्रेडिशनल ब्रोकर होते, बँकिंग ब्रोकर होते, या सगळ्या लोकांनी ज्यावेळेस बघितलं की डिस्कॉम ब्रोकर आपलं मार्केट खात आहे त्यावेळेस काय झालं, त्यावेळेस या पण लोकांनी 20 रुपये बाय 20 रुपये सेल चालू केलेला आहे. आणि त्यानंतर मार्केट्समध्ये खूप सारे ब्रोकर आले. आता मार्केटमध्ये 350 पेक्षा जास्त ब्रोकर आहेत. मग आता विषय इथे येतो की कोणतं डीमॅट अकाउंट्स आपण ओपन करायला पाहिजे, कसं करायला पाहिजे, कोणत्या गोष्टी बघायला पाहिजे. तर सर्वात अगोदर एक गोष्ट बघितली जाते मार्केटमध्ये अकाउंट ओपन करत असताना. आपण जेव्हा वेळेस अकाउंट ओपन करतो त्यावेळेस आपल्या यातल्या काही गोष्टी माहीत नसतात आणि कोणीही सांगत नाही या गोष्टीबद्दल. सो मार्केटमध्ये सर्वात अगोदर डीमॅट अकाउंट ओपन करताना हे बघायचं असतं की सर्वात कमी ब्रोकरेज चार्जेस देणारं कोणतं ब्रोकर आहे. सर्व्हिस सर्वात जास्त कस्टमर केअरची, मतलब आपला जर काही प्रॉब्लेम आला तर कस्टमर केअर सर्वात जास्त फास्ट सर्व्हिस कशा प्रकारे करू शकतो. सेकंड, जे ॲप्लिकेशन्स आहे हे युजर फ्रेंडली कशा प्रकारे असू शकतं, कसं ते युजर फ्रेंडली आपले जास्तीत जास्त असेल, ही तिसरी गोष्ट. आणि चौथी गोष्ट की आपल्याला ते ॲप्लिकेशन कसं यूज करायचं आहे किंवा स्टॉक मार्केट म्हणजे काय हे पण थोडंसं बेसिक समोरच्याने सांगितलं पाहिजे आपल्याला. या सगळ्या गोष्टी जर असतील तरच आपण डीमॅट अकाउंट ओपन करायला पाहिजे आणि या सगळ्या गोष्टी आपल्या ब्रोकरकडे आहेत. म्हणूनच आपण इथे डीमॅट अकाउंट्स ओपन केलेलं आहे. त्यानंतर डीमॅट अकाउंट आणि ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये काय फरक आहे. डीमॅट अकाउंट हे NSDL आणि CDSLला जोडलेलं असतं. जे पण आपण काही लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करत असतो ते आपण डीमॅट अकाउंटमध्ये करत असतो आणि जे पण आपण इंट्राडे ट्रेडिंग करत असतो ते आपण ट्रेडिंग अकाउंटवरती करत असतो. आणि ट्रेडिंग अकाउंट आपलं ब्रोकरकडे असतं जे की स्टॉक्सकार्ट असेल, एंजल असेल, IFL असेल, जे पण काही असतील मार्केट्समध्ये हे सगळे. सो CDSL NSDL डीमॅट अकाउंटमध्ये लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंटचे शेअर्स असतात आणि ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये कॅश, इंट्राडे, फ्युचर, ऑप्शन्स ही काय ट्रेडिंग असते ही केली जाते. त्यानंतर इन्व्हेस्टर्स मार्केटमध्ये किती प्रकारचे असतात. FI, DISS असतात आणि रिटेलर्स असतात. 3 प्रकारचे इन्व्हेस्टर्स आणि ट्रेडर असतात. सो FI आणि DISS वाले म्हणजे कोण असतात एक्झॅक्टली, मोठे मोठे इन्स्टिट्यूशन्स असतात. इन्व्हेस्टर्स लोक म्युच्युअल फंडवाले असतील, बँकिंगवाले असतील, फायनान्सवाले असतील, त्याच्यानंतर जे पण काही फॉरेनचे इन्स्टिट्यूशन्स असतील, हे सगळ्या प्रकारचे जे मोठे मोठे इन्स्टिट्यूशन्स असतात जे वन टाईम हजारो करोड रुपये लावतात. LIC असेल,
हे हजारो करोड रुपये मार्केटमध्ये एका स्क्रिप्टला लावतात आणि त्यावेळेस मार्केटमध्ये वोलॅटिलिटी वाढत असते आणि त्यावेळेस आपण मार्केटमध्ये बघत असतो की मोठ्या मोठ्या कॅन्डलस्टिक्स लागत आहेत मार्केटमध्ये, चाहे ते सेलिंग असतील किंवा बाईंगचे असतील. आणि ज्यावेळेस FIDs मार्केटमध्ये ट्रेड करत असतात त्यावेळेस आपण त्यांना फॉलो करून ट्रेड करायचं असतो, त्यांच्या अपोजमध्ये कधीही जायचं नसतं. ज्या वेळेस मार्केटमधून FIDs एक्झिट करत असतात त्यावेळेस मार्केटमध्ये रिटेलर लोक राहतात फक्त, आणि ज्यावेळेस फक्त रिटेलर लोक राहतात त्यावेळेस फक्त आणि फक्त साईडवेज मार्केट चालत असतं, छोट्या छोट्या शॉर्ट कॅन्डलस्टिक्स लागत असतात. त्यानंतर सिगमेंट्स आहेत कॅश, डेरिव्हेटिव्ह्ज, फ्युचर ऑप्शन्स. कॅश म्हणजे काय, आपण कंपनीचा एक सिंगल शेअर्स परचेस करू शकतो आणि तो विकू शकतो. रिलायन्सचा एक शेअर आपण घेऊ शकतो आणि तो विकू शकतो, याला कॅश मार्केट असं बोलतात. फ्युचर आणि ऑप्शन्समध्ये लॉट साईज असते. लॉट साईज म्हणजे काय, जसं की एका लॉटमध्ये 25 शेअर्स 50 शेअर्स असे लॉट साईज असते फ्युचर आणि ऑप्शन्समध्ये. आणि कॅश मार्केटमध्ये आपण इंट्राडे आज घेऊन आज विकू शकतो आणि दुसरं ऑप्शन आहे डिलिव्हरी, आज घेऊन आपण भविष्यामध्ये कधी विकू शकतो. डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये फ्युचर ऑप्शनमध्ये लॉट असतो, त्याला तुम्ही आज इंट्राडे आज घेऊन आज विकू शकता, अदरवाईज तुम्ही एक्सपायरीपर्यंत ठेवू शकता. म्हणजे एकतर 8 दिवसाची एक्सपायरी असते किंवा महिन्याची एक्सपायरी असते. एक तर तुम्ही 8 दिवस ठेवू शकता किंवा एकच महिना ठेवू शकता, अदरवाईज इंट्राडे ट्रेडिंग करू शकता. हा डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. त्यानंतर मार्केटमध्ये जो मार्केटचा टायमिंग आहे तो मार्केटचा टाईम 3 मार्केट्स आहेत इंडियन, जे पण आपलं डीमॅट अकाउंट आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही फ्युचर ऑप्शन सेगमेंट जर तुमचं ॲक्टिव्ह केलं तर त्याच्यामध्ये बघू शकता तुम्ही 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करू शकता. एक आहे इक्विटी मार्केट म्हणजे शेअर मार्केट, दुसरं आहे करन्सी मार्केट, तिसरं आहे कमोडिटी मार्केट. आता हे काय आहेत एक्झॅक्टली तिन्ही मार्केट, आपण जे पण काही शेअर मार्केट आहे त्याच्याबद्दल आत्तापर्यंत आपण बेसिक इन्फॉर्मेशन घेतलेली आहे की कंपन्यांचे शेअर्स आपण घेतो विकतो आणि त्यावरून प्रॉफिट कमवतो. हे एक मार्केट आहे. याचा जो टाईम आहे सकाळी 9:15 वाजल्यापासून तर 3:30 वाजेपर्यंत टायमिंग आहे. दुसरं मार्केट आहे करन्सी मार्केट आणि कमोडिटी मार्केट. या 2 मार्केटबद्दल आपण उद्या इन्फॉर्मेशन्स घेणार आहोत. त्यापैकी कमोडिटी मार्केटचा जो टाईम आहे तो सकाळी 9 वाजल्यापासून तर रात्री 11:30 वाजेपर्यंत आहे आणि करन्सी मार्केटचा जो टाईम आहे तो सकाळी 9 वाजल्यापासून तर सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे. सो हे 3 प्रकारचे मार्केट्स आहेत. सध्या आपण इंट्रोडक्शन ऑफ शेअर मार्केट्स आपण बघितलेलं आहे. त्यानंतर आपण इंट्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मार्केट, इंट्रोडक्शन ऑफ करन्सी मार्केट हे आपण उद्या बघणार आहोत. सो जर याच्यामध्ये काही तुम्हाला क्वेश्चन असेल तर तुम्ही विचारू शकता. नेक्स्ट जो पार्ट आहे आपला तो लवकरात लवकर आपण लॉन्च करतोय. नेक्स्ट चॅप्टर जो आहे आपला लवकरच आपण अपलोड करणार आहोत आपल्यासमोर. परंतु तोपर्यंत तुम्ही रिस्पॉन्स द्यायचा आहे चॅट बॉक्समध्ये. तुम्हाला काय काय प्रॉब्लेम्स होतोय कोर्स करत असताना, तुम्हाला काय काय नको आहे कोर्समध्ये, काय तुमचे आणखी इनोव्हेशन्स, तुम्हाला काय हवं आहे, कोणता सिलेबस आहे ते पण तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता. आणि लाईक आणि सबस्क्राईब जर वाढत असतील, वॉचिंग टाईम जर वाढत असेल, तमाम मराठी बांधवांपर्यंत जर तुम्ही या गोष्टी पोहोचवत असाल तर मी तुम्हाला सांगतो हा फक्त कोर्सेस नाही तर वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲडव्हान्स लेवलचे कोर्सेस देखील मी याच्यावरती अपलोड करणार आहे. तुम्हाला कसल्याही प्रकारचा पेडवाला कोर्स करण्याची आवश्यकता पडणार नाही आहे मार्केटमध्ये. आणि शॉर्ट व्हिडिओज पण आपण हळूहळू तुमच्यासाठी अपलोड करणार आहोत. इन्व्हेस्टमेंटचे वेगवेगळ्या प्रकारचे पण आपण वेगवेगळे कोर्सेस अपलोड करणार. इन्शुरन्सचा कोर्स आपण अपलोड करणार की त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करून कशाप्रकारे पैसे अर्न करू शकता. आपण म्युच्युअल फंडचा कोर्स करणार, बॉन्ड्स, रिअल इस्टेट सगळ्या प्रकारचे कोर्स अपलोड करणार. पण तुमचा आणि आपल्या तमाम मराठी बांधवांचा जर रिस्पॉन्स भेटत असेल तरच त्याच्यासाठी तुम्हाला कम्प्लिटली पूर्ण कोर्स बघायचा आहे, व्हिडिओ बघायचा आहे, नोट्स काढायच्या आहेत, लाईक सबस्क्राईब करायचं आहे. तुमची काय मिस्टेक्स आमच्या होता येतात, तुम्हाला काय इनोव्हेशन्स हवं आहे, आणखी कोणते मिस्टेक्स आम्ही नाही करायला पाहिजे, आम्ही आणखी काय तुम्हाला द्यायला पाहिजे, हे सगळं तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं आहे. जर तुम्हाला आमचं हे जसं सांगितलं परफेक्टली डीमॅट अकाउंट जर तुम्हाला ओपन करायचं असेल तर चॅट बॉक्समध्ये डिस्क्रिप्शन्समध्ये आम्ही लिंक टाकलेली आहे, त्याच्यावरून तुम्ही डीमॅट अकाउंट्स ओपन करू शकता. आणि अशाच प्रकारचे कोर्स आपल्या तमाम